जय हिंद। मैं धर्मवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट परिवार में। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं BHU DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। और जो सिलेबस है साथियों, सोशल साइंस के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, यानी सोशल साइंस का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो सोशल साइंस पूछा जाता है BHU या DU में, DU BEd के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं? तो साथियों, इसमें पूछा जाता है पॉलिटी, इसमें पूछा जाता है जियोग्राफी, इसमें पूछा जाता है हिस्ट्री, और इसमें पूछा जाता है इकोनॉमिक्स, फिर होम साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी को अध्ययन कराने वाला हूं, यानी कि आज जो मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा वो सिलेबस डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ पॉलिटी का, लेकिन मैं आपको पॉलिटी और जियोग्राफी दोनों ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो भी आपको कल मिल जाएगा। तो यानी कि पॉलिटी और जियोग्राफी ये दो ऐसे विषय हैं जो सोशल साइंस के हैं, जिनका अध्ययन आप हमारे साथ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले लगभग 5 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूं, जिसमें मैंने SSC, UPP, TET, STET, CTET, या आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के एक दिवसीय परीक्षा यानी कि वन डे एग्जाम्स की मैं तैयारी करवाता था, इससे पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं खुद SSC सिलेक्टेड हूँ, SSC GD सिलेक्टेड 2019 बैच में। तो आप जरा सा भी चिंता न कीजिएगा। अभी मैं जो आपको पॉलिटी का सिलेबस डिस्कशन करूंगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, वो पिछले वर्षों का निचोड़ है, यानी कि पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं, पिछले 3-4 वर्षों में जो भी पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस किया गया। हालांकि मैंने पिछले 3 वर्षों का एनालिसिस करके टॉपिक को निकाला हुआ है कि पॉलिटी में क्या क्या पूछा गया है और ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा गया है, या फिर कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पॉलिटी के सिलेबस के बारे में, जो कि किसका हिस्सा है? सोशल साइंस का। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी सिलेबस है, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पर बढ़ते हैं। साथियों, बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिटी का सिलेबस है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिलेबस में को क्या क्या देखना है। तो हमको देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि संवैधानिक विकास देखना है। क्या देखना है? संवैधानिक विकास देखना है साथियों। ठीक है, उसके बाद देखना है हमको गवर्नर, और ये जो गवर्नर को हमको देखना है, ठीक है, ये गवर्नर बंगाल के गवर्नर और इंडिया। चूंकि आप लोग जानते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जा चुका है DU और BHU BEd में। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, यानी कि हम गवर्नर के बारे में अध्ययन करेंगे जो बंगाल और भारत के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में देखेंगे साथियों। ठीक है, प्रियम्बल का एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, पता नहीं आपके पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं फिर से प्रियम्बल का वीडियो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा। ठीक, जी हाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, यानी कि संघ तथा राज्य क्षेत्रों की बात करेंगे साथियों हम लोग, जो कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत शामिल है। अब ये संविधान के भाग क्या है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे मैं केवल आपको टॉपिक और पॉइंट्स की चर्चा कर रहा हूँ, चूंकि आपको पता है, आपने देखा सोशल साइंस में 5-6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उतने ज़्यादा आपके प्रश्न मिलते नहीं, या फिर उतने सारे प्रश्न बनते नहीं। लेकिन जो प्रश्न बनते हैं, जिस टॉपिक से बनते हैं, मैंने उन टॉपिक को ही उठाया है। ठीक है, क्योंकि हमने एनालिसिस किया पिछले वर्षों का, और पिछले वर्षों के जो पेपर थे उनका एनालिसिस करने पर मुझे पता चला, हमने देखा कि जितने भी मैंने टॉपिक लिया है यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नागरिकता की, यानी कि सिटीजनशिप की साथियों। किसकी? सिटीजनशिप। क्या होता है नागरिकता? ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, दूसरे देश के हैं, तो भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, या फिर आपके भारत की नागरिकता कैसे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने 28 राज्यों के बारे में, और 9 यानी कि इस समय तो कितने हो गए हैं? 8। इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने? 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा
करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स की। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, ये संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। कहाँ है? संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो जो फंडामेंटल राइट्स है साथियों, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, या इसी को मूल अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मूल अधिकार भी कहते हैं। इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में है। कहाँ पे है? संविधान के भाग 3 में है। समझ रहे हैं? तो जो संविधान के पार्ट्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी मैं टॉपिक की जितने टॉपिक है जो पूछे गए उनकी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं? डीपीएसपी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डीपीएसपी है ना साथियों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी है, इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख किया गया संविधान के भाग 4 में। कहाँ पे साथियों? संविधान के भाग 4 में किया गया। ठीक है जी हाँ। उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य, यानी हम मौलिक या मूल कर्तव्य कह सकते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके मूल संविधान में था नहीं। मौलिक कर्तव्य को तो बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो आगे जब हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, तो जो हमारे 11 वर्तमान में कितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 है। ठीक है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है, कब जोड़ा गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको कब जोड़ा गया उसकी भी चर्चा करेंगे, और क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने देखा प्रस्तावना को हमको देखना है, संघ तथा राज्य क्षेत्र को, नागरिकता को, मौलिक अधिकार में हमको वर्तमान में 6 तरह के अधिकार प्राप्त है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा करेंगे, फिर मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ टॉपिक्स और मिल जाते हैं जो कि पूछे गए थे इन टॉपिक से प्रश्न। तो वे टॉपिक कौन कौन से हैं? आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट। किसको साथियों? प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ये हमारे इंडिया का, यानी कि हमारे भारत का फर्स्ट सिटीजन होता है। क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन होता है, यानी कि प्रथम नागरिक होता है, प्रथम भारतीय नागरिक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नागरिक कौन है या फिर प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है साथियों। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है जी हाँ। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में बस इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के बारे में बड़ी डिटेल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में जितने भी चीज़ें पूछी जाती हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा कर लेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है यह क्यों बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है, अभी तक कितने वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, अभी तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, इनका चुनाव प्रणाली क्या है, इनका कार्य क्या है, सारा चीज़, इनकी शक्तियाँ क्या है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। किसके बारे में? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। क्या होते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, सारी चीज। इसी प्रकार से राष्ट्रपति की भी योग्यता हम लोग देखेंगे वहां पे। ठीक है, प्रधानमंत्री, और उसके बाद मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधान कौन होता है, हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग मुख्यमंत्री को भी। ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके बारे में भी कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। देखिए, आप लोग DU और BHU B.Ed के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल का जो लेवल है बहुत नॉर्मल नहीं होने वाला है। ठीक है, डीप एंड डीप जाएगा। मैं आपको जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मैं आपको PYQs भी करवा दूंगा। ठीक है ना, यानी कि कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। आपको उस प्रश्न से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। तो मुख्यमंत्री के बारे में देख लेना है।
फिर उसके बाद देख लेंगे हम लोग राज्यपाल के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं, है ना। तो राज्यपाल के बारे में भी देख लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की संख्या तो भैया भारत में केवल एक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे, तो हमारी राजधानी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, अगर जब भी हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन आपको करवाएंगे तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा डीप लेवल में ले जा करके अध्ययन करवाएंगे। ये किस भाग में है, 5वें भाग में है, ठीक है। जब मैं 5वां भाग आपको बताऊंगा ना, संविधान का भाग 5, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मैं संविधान का भाग 5 आपको बताऊंगा तो संविधान के भाग 5 में संघ का उल्लेख है, ठीक है। और ये जो संघ है ना, इसमें कई सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। इसी संघ में आपका क्या होना जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, इसी में आएगा आपका उपराष्ट्रपति, उसके बाद इसी में आएगा आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आ जाएगा, इसी में आ जाएगा आपका CAG, इसी में आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आएगा। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय कभी भी नहीं आएगा भाग 5 में, ठीक है। उच्च न्यायालय दूसरे सेक्शन में है ना, उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, वे दूसरे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे हैं, ठीक है ना। जी हाँ, तो इसकी भी चर्चा हम लोग वहाँ पे अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। उसके बाद किसको देख लेंगे हम लोग, हाई कोर्ट को देख लेंगे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। इसी सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इसी को कहते हैं, किसको, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, ठीक है। और जो हाई कोर्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय। क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। क्या आप लोग बातों को समझ पा रहे हैं? आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं, उनकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, संसदीय प्रणाली के बारे में पूछेगा। किसके बारे में, संसदीय, यानी कि हमारा जो भारतीय संसद है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायिका। तो ये हमारा विधायिका भी किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आप कहेंगे कैसे, तो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा वहाँ पे तो आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो भाग 5 है इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कार्यपालिका, फिर उसके बाद विधायिका यानी कि संसद, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, फिर उसके बाद न्यायपालिका जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, फिर उसके बाद CAG देखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कार्यपालिका होता है इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, जो भी मैंने ऊपर बताया, किसको, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो जो हमारा विधायिका है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। कई बार तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, भाई संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो 79 में। किस में है, 79 में है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली में आपको जैसे पता है कि जो संसद होता है, संसद के कितने पार्ट होते हैं भैया, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। कौन कौन से, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर आपसे अंग पूछ देगा तो कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, और तीसरा राष्ट्रपति रहेगा। कौन रहेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। यानी संसद किनसे मिलकर बनता है, लोकसभा से, राष्ट्रपति से और राज्यसभा से। इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है, हमारा संसद बनता है, ठीक है। अब ये जो हमारा संसद है, तो संसद के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चूंकि राष्ट्रपति का अध्ययन तो हम लोग ऊपर ही कर लिए, बचा कौन सा, लोकसभा, तो लोकसभा का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा, तो राज्यसभा की अध्ययन भी कर लेंगे। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि लोगों का सदन भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं लोकसभा को, इसको कहते हैं लोगों का सदन। इसको हम लोग लोगों का सदन भी कहते हैं। दूसरी अगर बात करें हम राज्यसभा की, तो इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। देखिए संसद के हो गए। अभी जो विधानसभा और विधान परिषद है, ये राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। किसके, राज्य विधानमंडल के भाग होते हैं, राज्य विधानमंडल।
देखिए, जिनको अगर राज्य विधानमंडल ना पता हो तो मैं उनको बता दूं। जैसे हमारा संसद है तो संसद के 2 भाग हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के भी 2 भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये जो विधानसभा होता है, विधानसभा सभी राज्यों में होता है, ठीक है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता। समझ रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर संसद है तो भैया फिर राज्य विधानमंडल की क्या आवश्यकता। आपको पता है हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के लिए जो भी नियम कानून बनता है या फिर जो कुछ भी होता है, निर्णय होता है, वो संसद लेती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ राज्य सरकार भी होती है, और ये जो राज्य सरकार होता है बच्चों, ठीक है, जो राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन पर निर्णय कौन लेता है, उन पर निर्णय लेता है राज्य विधान मंडल। कौन लेता है? राज्य विधान मंडल। उनके लिए कौन नियम कानून बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाता है। जैसे हम लोग यूपी में रह रहे हैं, अगर मैं बात करूं यूपी की, जैसे ऐसे समझिए, सभी राज्यों में पुलिस है, पुलिस व्यवस्था है, तो जो सभी राज्यों की पुलिस व्यवस्था है, क्या उस पर केंद्र सरकार कानून बनाने आती है? बिल्कुल नहीं। उन पर नियम और कानून कौन बनाता है? राज्य सरकारें बनाती हैं। और राज्य सरकारें बनाती हैं तो किसके माध्यम से? राज्य विधान मंडल के माध्यम से। यानी बनाता कौन है? राज्य विधान मंडल बनाता है, ठीक है जी हाँ। तो ये हो गया। इसके बाद 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपके स्क्रीन पर इसमें दिख रहे होंगे। आपातकाल, देखिए आपातकाल से भी प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों। किससे? आपातकाल, जिसको हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन कहता है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन से भी क्या है, सवाल पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल पार्टीज को, यानी राष्ट्रीय पार्टीज को। हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, फिर क्या उसकी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे। चूंकि हमारे देश में अगर देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कौन राष्ट्रीय पार्टी है, समझ पा रहे हैं, कौन राष्ट्रीय पार्टी है, कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस प्रणाली से सवाल आपसे खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ से? कांग्रेस प्रणाली, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सवाल खूब पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी जितने प्रश्न बने हुए हैं और जो बनने वाले हैं, या फिर कह लीजिए कि जिनके बनने की संपूर्ण संभावना है, पुरजोर संभावना है, उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नारे, ठीक है, स्लोगन्स एंड प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स। यानी कि जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो प्रमुख कुछ नारे हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, किसी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से कुछ बहुत सारे नारे हैं, ठीक है, उनकी भी चर्चा कर लेंगे क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये रहे आपके पॉलिटी का सिलेबस, ठीक है, जो कि आपका जो BHU BEd है और DU BEd है। जब आप BHU और DU BEd के लिए सपना देख रहे हैं तो आपको इन टॉपिक्स से होकर के गुजरना पड़ेगा, जो भी हमने आपको बताया, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, हमारे बैच चल रहे हैं, आप चाहे तो हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। हमारे बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जो कि यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे कि सभी UG यानी कि RUG PG सभी प्रकार के BEd और सभी प्रकार के स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और जो लोग CUT 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं, ताकि वे सब ज्वाइन करके अपने पसंदीदा या फिर कह सकते हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इच्छुक हो उसमें एडमिशन ले सकें, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। तो सिलेबस अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे मैं अगला सिलेबस का जो वीडियो होगा वो दूंगा मैं आपको ज्योग्राफी पर। फिर हम आपसे मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।